कितने हो गए? अभी तक 14 पार्टिसिपेंट्स हो गए। ये 12 से ये सवा 12 की 15 मिनट की ब्रेक इसलिए रखी थी क्योंकि आपका लेक्चर होता है इससे पहले, ठीक है। तो इसलिए ये 15 मिनट की ब्रेक आप लोगों को दी है कि आप लोगों का पहले लेक्चर होता है। सबको अस्सलाम वालेकुम। 16 पार्टिसिपेंट हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, बाकी जितने रहते हैं वो फिर साथ साथ ऐड होते जाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपको मेरे बैकग्राउंड में एक समुंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आज थोड़ी सी आपको इसके मुतालिक भी चीज़ें बताऊंगा और कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी। ये जो मेरे पीछे है जी, ये मेडिटेरियन सी है। बेसिकली ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसके जो ये नॉर्मली इटली का जो सिसिली वाला इलाका है, वहाँ पे इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वहाँ का पोर्ट है, ठीक है। तो इस समुंदर की बड़ी ख़ास बातों में से एक चीज़ ये भी कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ब्लू होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रीन जो एल्गी होता है उसकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। और ये दोनों एक्सट्रीम्स को अलग करता है। इसको इंक्यूबेटर ऑफ द यूरोप भी कहते हैं कि एक साइड के ऊपर इसके मोरक्को है, तुनीजिया है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं सारे, ठीक है, जहाँ पे गुर्बत ही गुर्बत है। और दूसरी साइड के ऊपर सारा यूरोप है, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ये चेक रिपब्लिक हो गया, ठीक है। ये सारे कंट्रीज एक साइड पे मौजूद हैं, ठीक है। और इसका पानी मैंने पी के देखा है, बहुत शदीद किस्म का नमकीन है, ठीक है। तो ये जनाब जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये सिसली के एक सिटी कतानिया में है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर हमने जहाँ से रोका था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीजिंग हम -18 टू -13 -30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्यों रखते हैं, कोल्ड टेम्परेचर क्यों देते हैं, ठीक है। इतने लो टेम्परेचर के ऊपर तो जो बेसिक चीज़ें होंगी, वो बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अफेक्ट होंगी, बेसिक क्वालिटी अफेक्ट होगी। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा था लास्ट टाइम, तो इसका आंसर भी मैंने देना है इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में इसका आंसर भी है, ठीक है। ये अभी राना जुबैर, मिर्ज़ा उमैर, सहर फयाज ये अभी आ रहे हैं। ये रेड हो लेंगे, जैनुल आबिदीन, ये शेख रशीद साहब, मिर्ज़ा उमैर। अच्छा जी, और तो कोई नहीं रह गया, 19 पार्टिसिपेंट्स। तो इसका जवाब भी आज के लेक्चर में मौजूद है, ठीक है, कि क्वालिटी इतने टेम्परेचर पे क्यों अफेक्ट जो है वो नहीं होती, अगर होती है तो किस तरह अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आज के लेक्चर में इंक्लूड है। यू वर्सेस यू भी ऐड हो गए। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में इंक्लूड हैं। सबसे पहले बात हुई थी लास्ट टाइम कि -18 से -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग में। इससे कम टेम्परेचर भी यूज़ होता है, ठीक है। और ये वाला टेम्परेचर भी जो है वो यूज़ होता है। तो इतना टेम्परेचर रखने से क्या इफ़ेक्ट होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल के ऊपर, ये आज हमने स्टडी करना है। नॉर्मली हमारे पास अगर हम -2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर
चीज़ों को स्टोर करें तो वो तकरीबन 12 माह से लेके 18 माह तक जो है उनकी जो क्वालिटी है वो बेहतर रहती है। ठीक है? लेकिन उसमें जो मेन अफेक्ट होता है, मेन चीज़ जो डैमेज होती है वो क्या है? वो उनका टेक्सचर है बेसिक। वो कैसे अफेक्ट होता है? वो इस तरह अफेक्ट होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो उससे क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रिस्टलाइजेशन होती है। ठीक है? अगर आपने शुगर प्रोसेसिंग का कोर्स पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि चीनी बनाने के अमल में अगर हम स्लो फ्रीजिंग करें तो क्रिस्टल साइज बड़ा होता है। ठीक है? और अगर हम रैपिड कूलिंग करें उसमें, ठीक है, तो जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो शुगर होती है, उसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है? तो इसमें भी इसी तरह कि अगर हम जब हम फ्रोज़न स्टोरेज करते हैं तो आइस क्रिस्टल्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है? और उसके साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से वो आगे जाके अफ़ेक्ट करता है टेक्सचर को। ठीक है? फिज़िकल इंजरी जो है ना वो उसकी ये काज़ कर सकता है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम मेनली होता है कि जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो अफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम रैपिड फ्रीजिंग करेंगे, जल्दी फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो आइस क्रिस्टल्स होंगे वो स्मॉल होंगे। वो इतने स्मॉल होंगे कि वो फ्रूट या वेजिटेबल के टेक्सचर को अफेक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है? और दूसरा ये है कि ये क्रिस्टल्स जो जिनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है वो इसलिए भी होता है कि अगर टेम्परेचर में स्टोरेज के दौरान फ्लक्चुएशन आ गई है, चेंज हो गया टेम्परेचर, ठीक है? तो उससे भी जो क्रिस्टल साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? अब क्रिस्टल साइज़ इंक्रीज़ होने से एक और नुकसान भी होता है कि जो कोई भी हमारे पास फ्रूट या वेजिटेबल है उसकी जो इनर उसकी स्पेस होती है, उसके अंदर जो वाटर होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो वाटर वेपर्स जो होते हैं, वो वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो वो कंटेनर के ऊपर जिसके ऊपर आपने उसको स्टोर किया होता है, उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है? तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि दिस इज़ द ड्रिप लॉस। ठीक है? ड्रिप लॉस क्या है कि जब क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है, तब जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है? वो प्रोडक्ट से निकल के यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल से निकल के कहाँ पे आ जाते हैं, जो जिस कंटेनर में आपने उसको स्टोर करके रखा हुआ है उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है? तो इसको हम कहते हैं ड्रिप लॉस। अच्छा जी, इसी की थोड़ी-सी आगे कंटिन्यूटी और भी देखते हैं। ज़्यादा लो टेम्परेचर हम क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर करेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सैक्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है? अब सैक्रोफाइल जो होते हैं वो कोल्ड लविंग होती है। लो टेम्परेचर के ऊपर ग्रोथ हो जाती है उनकी। ठीक है? अब ग्रोथ के होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो अफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है? तो इसलिए भी हम लो टेम्परेचर देते हैं ताकि जो सैक्रोफाइल्स हैं उनकी ग्रोथ को हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है? लो टेम्परेचर के ऊपर माइक्रोब जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ स्टैटिक क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि जो प्रोटीन इन नेचर उनकी जो बॉडी होती है, जो उनका इनर स्ट्रक्चर होता है, वो उसकी एक्टिविटी रुक जाती है। ठीक है? वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? किल नहीं होते, इनएक्टिव हो जाते हैं। जब हम उसकी थाइंग करते हैं तो दोबारा से वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? तो इसलिए भी हम लो टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि उनको हाई टेम्परेचर ज़्यादा लो टेम्परेचर के ऊपर हम ट्रीट करते हैं उस प्रोडक्ट को ताकि ये जो एंजाइमेटिक एक्शंस हैं वो कम से कम हो सकें। ठीक है? जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि एंजाइम का जो एक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर भी काम करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा लो टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है? 0 के ऊपर जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वर्किंग करते हैं अपनी। ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आपने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी में कि कोई भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होता है तो उसकी 2 फेजेज़ होती हैं। एक कुछ उसकी वेजिटेटिव फेज़ होती है, एक उसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है। जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है उसमें
स्पोर फार्मेशन उनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्पोर फार्मेशन से क्या होता है, जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट भी और लो टेम्परेचर के अगेंस्ट भी। तो इसलिए भी हम लो टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया या वो स्पोर्स हमें नुकसान ना पहुँचाएं। ठीक है, तो ये सारी वजह जिनकी वजह से हम लो टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ के कौन कौन सी उसमें चीज़ें अफेक्ट होती हैं, उसमें कलर भी इफेक्ट हो सकता है, न्यूट्रिएंट भी इफेक्ट हो सकते हैं, कुछ हद तक जो है वो फ्लेवर भी और फ्लेवर भी डेवलप हो सकता है। ठीक है, आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि लो टेम्परेचर के ऊपर हम घरों में फ्रीज़र है, आपने फ्रिज रखी है, फ्रिज में जो हमारे पास यीस्ट होता है, मोल्ड होती है, वो भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो 0 तक या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तक वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर जो है वो इसे रिड्यूस करते हैं तो उनकी ग्रोथ भी जो है वो हिंडर हो जाती है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है उसमें लॉसेस हो सकते हैं कि जब आपने एक चीज़ को फ्रीज किया है, आप उसको दोबारा था करेंगे। ठीक है, जब उसकी थाइंग करेंगे तो थाइंग करने से थाइंग होती है कि हम एक कोई फ्रीज चीज़ है तो उसको अनफ्रीज करना। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, वाटर में भी करते हैं बाज़ दफ़ा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो उनका लॉस हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। तो ये जो है नुकसान हमें जो फ्रोज़न स्टोरेज से होता है। ठीक है, ये दूसरी बात आपको मैंने बता दी। पहली बात आपको मैंने बताई कि हम जो फ्रोज़न स्टोरेज क्यों देते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसमें जो प्रोडक्ट में लॉसेस कौन-कौन से होते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि ड्रिप लॉस हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें भी लॉस आ सकता है। वो किस तरह की, जब हम थाइंग करते हैं तो थाइंग के दौरान जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो उनके लीच डाउन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और अगली चीज़ है कि सब्लिमेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ये भी फिजिकल डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम सब्लिमेशन करते हैं तो सब्लिमेशन से क्या होता है कि आपकी जो सॉलिड चीज़ है, जो आपके पास लिक्विड चीज़ है, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है थर्ड फेज़ में। जो सेकेंडरी फेज़ होती है, इंटरमीडिएट फेज़ होती है, उसको वो स्किप कर देती है। ठीक है, तो इससे बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं, सब्लिमेशन से भी, और दोबारा जब वो उनकी रिक्रिस्टलाइजेशन होती है। अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि आपने स्टोर किया है, बिजली चली गई है दरमियान में से, या बिजली का कोई थोड़ा-सा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है, तो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ गई है। जो क्रिस्टल थे वो क्रिस्टलाइजेशन से दोबारा जो है वो लिक्विड फेज़ की तरफ आना शुरू हो गए। ठीक है, और अगर दोबारा फिर उनको हम कोल्ड स्टोरेज देते हैं तो दोबारा उनकी क्रिस्टलाइजेशन होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी प्रोडक्ट है वो भी इफेक्ट होगी, और इससे ये भी नुकसान हो सकता है कि जब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो उसमें ऑक्सीडेटिव चेंजेस होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए भी ये दो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा था कि कौन कौन सी चीज़ें इनकी इफेक्ट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने चिल इंजरी का भी सुना होगा। ठीक है, तो वो भी इसकी एक टाइप है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीजिंग से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक और टॉपिक है जी हमारा, मिनिमल थर्मल प्रोसेसिंग। आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसको हम कुक चिल भी कहते हैं, कुक चिल। ठीक है, और दूसरा इसका नाम जो है वो है सॉस वाइड टेक्नोलॉजी, सॉस वाइड टेक्नोलॉजी, वी वाला वाइड। ठीक है, तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा इसमें आजकल यूज़ हो रहा है। वो कैसे यूज़ हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चिकन की, मीट की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोडक्ट को बना के, कुक करके उसको चिल कर देती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी इफ़ेक्ट नहीं होती। ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन और उसकी जो सेंसरी क्वालिटी है वो भी वो वैसी की वैसी रहती है।
ठीक है। तो इसलिए ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है मिनिमल थर्मल प्रोसेसिंग। ठीक है। तो इसमें इसका सब पार्ट है, इसको हम कहते हैं कुक चिल टेक्नोलॉजी। कुक चिल टेक्नोलॉजी ये क्या होती है, इसमें हम सबसे पहले जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होती है उसको हम कुक करते हैं। ठीक है। कुक करने के बाद उसकी हम अ, जो है ना वो फ्रीजिंग कर देते हैं या उसको कूल कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें जो कुछ स्टेप्स इंक्लूडेड हैं वो ज़रा देख लें कौन कौन से हैं। एक मिनट, ये मुझे ज़रा देखने दें कि कोई और तो नहीं आ गया। शहबाज इस्लाम, इकरा अमानत। तो इसमें जो स्टेप्स इंक्लूडेड हैं वो देख लें जी कौन कौन से हैं। पहला जो स्टेप है वो हमारे पास है जी पास्चराइजेशन। ठीक है। दूसरा इसमें स्टेप है रैपिड कूलिंग। और थर्ड वो जो है, मानता ये जो नए आडू हैं ये अपना माइक बंद करें। ये क्या है, शहबाज इस्लाम, माइक बंद करो अपना। एक तो आते लेट है, आते ही फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया जी। कर दिया सर। जिंदाबाद। माइक बता रहे हैं कि सर कर दिया। अभी आवाज नहीं आई, शाबाश। अच्छा जी। तो इसमें जो मेन स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि इसमें पास्चराइजेशन होती है, कोई भी चीज़ है उसको हम पास्चराइज करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि हम उसकी रैपिड कूलिंग करते हैं। और थर्ड उसका स्टेप क्या है कि उसको हम चिल्ड कंडीशन के अंदर स्टोर कर देते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है। तो ये बेसिक इसके 3 स्टेप हैं, पास्चराइजेशन और रैपिड कूलिंग और तीसरा स्टोरेज एट चिल्ड कंडीशंस। ठीक है। तो नॉर्मली कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो कुक चिल प्रोडक्ट्स होती हैं, इसको हम 5 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मली जो कमर्शियल कैटरिंग होती है उसमें यूज़ की जाती हैं। जिस तरह आप ये फैसलाबाद के अंदर ही आपके पास है, ये आइडियल वाले हैं या कोई भी ऐसी कंपनी है, सबरोसो है या कैनन्स है। ठीक है। तो इनकी ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो जो कुकड होती हैं। ठीक है। कुकड होती हैं और उनको लो टेम्परेचर के ऊपर इन्होंने स्टोर किया होता है। ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिशन और सेंसरी क्वालिटीज़, ठीक है, वो इम्प्रूव रहती हैं। ठीक है, बेहतर रहती हैं। और इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर नहीं करेंगे तो उसमें फिर स्पॉइलेज के चांसेस, ऑक्सीडेशन के चांसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। दूसरा हमने इसमें बात की थी कि सॉस वाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसमें बेसिकली वही तरीकाकार है। ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज की तरफ यहाँ पे जाते हैं। ठीक है। और इसमें वैक्यूम पैकेजिंग का जो प्रोसेस है वो एडिशनल होता है। ठीक है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से पहले हम इसको वैक्यूम पैक करते हैं। ठीक है। और उसको आगे चिल्ड कंडीशन के अंदर जो है वो रख देते हैं। इसके कौन कौन से मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें हम प्री हीट ट्रीटमेंट देते हैं। प्री हीट ट्रीटमेंट। ठीक है। प्री हीट ट्रीटमेंट इसलिए दी जाती है कि ताकि वेजिटेबल है या फ्रूट है उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकें। इस तरह कलर को अगर हमने प्रिजर्व करना है, हम चाहते हैं कि उसमें से कोई फ्लेवर जो है वो उसमें प्रोड्यूस हो। ठीक है। तो इसलिए हम उसको फिर प्री हीट देते हैं, पहले थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे उसकी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं, कुछ उसकी जो सेंसोरियल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको हम उनकी ब्लांचिंग करते हैं या चिलिंग करते हैं। ठीक है। तो उसमें भी होता है कि हम कलर को लॉस से बचाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं उनको भी हम उसकी भी हम ब्लांचिंग करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्री हीट के प्रोसेस है जो हम वेजिटेबल्स के अंदर करते हैं। ठीक है। दूसरा जो स्टेप है उसमें है थर्मल प्रोसेसिंग। थर्मल प्रोसेसिंग जो है हाई टेम्परेचर नॉर्मली इसलिए भी दिया जाता है कि उसके अंदर जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाएं।
नॉर्मली जो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दे आर द पैथोजेंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि दे काज द डिटीरियोरेटिव चेंजेस इन द प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्पेशली क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम जो है, इसकी लॉग रिडक्शन के लिए हम जो है हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, ताकि क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम इसमें कम से कम हो जाए, ठीक है। तो थर्मल प्रोसेसिंग नॉर्मली हम करते हैं 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। ये पहले हमने उसको प्री हीट किया, दूसरा स्टेप हमने उसको थर्मल प्रोसेसिंग कर ली, और थर्ड स्टेप इसमें है कि हमने रैपिड चिलिंग करनी है, ठीक है। इसमें जो रैपिड चिलिंग का मेथड है वो हम ब्लास्ट चिलिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम आइस वाटर को भी ले सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जैसे हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के विदिन 30 मिनट हम उसको और उसकी रैपिड चिलिंग करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली टेम्परेचर जो है वो 0 to 3 डिग्री सेल्सियस होता है, और 90 मिनट के लिए हम उसकी जो है ना वो ब्लास्ट चिलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये रैपिड चिलिंग हो गया जी, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लें इस पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले हमने प्री हीट किया, फिर हमने थर्मल प्रोसेसिंग की, और उसके बाद हमने रैपिड चिलिंग की, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि न्यूट्रिशनल और सेंसोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं, शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक कंप्लीट चैप्टर था, ठीक है, जो कि आज एंड हो गया जी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये चैट में किसी ने किया जी, अमानुल्लाह साबर सर, स्पीड ऑफ चिलिंग कैसे इम्पेक्ट करती है प्रोडक्ट क्वालिटी को। स्पीड ऑफ चिलिंग इस तरह अफेक्ट करती है कि अगर आप जल्दी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर इतना ज़्यादा आप नहीं देते, ठीक है, टाइम ज़्यादा उसको देते हैं, तो उससे क्रिस्टल ज़्यादा बनते हैं, लार्ज क्रिस्टल। जितने लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, लार्ज क्रिस्टल जो है वो टेक्सचर को ख़राब कर देगा उसकी प्रोडक्ट के, ठीक है। जितनी आप फास्ट फ्रीजिंग करेंगे, उससे क्या होगा कि जो क्रिस्टल्स होंगे वो छोटे होंगे, और प्रोडक्ट की क्वालिटी इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो शाबाश पूछें। अभी 1 बजे तक आप इस क्लास में मौजूद हैं, ठीक है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैंने दिखानी भी और बतानी भी है। अच्छा जी, फातिमा निसा का क्वेश्चन है जी, सर लास्ट चिल्लिंग का टाइम क्या बताया, लास्ट चिल्लिंग कौन सी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें फातिमा निसा, लास्ट चिल्लिंग कौन सी थी। ये सॉस वाली टेक्नोलॉजी में पूछा इन्होंने, फातिमा निसा ने। अगर ये सॉस वाई टेक्नोलॉजी में इन्होंने पूछा है, तो इसमें नॉर्मली 90 मिनट्स होते हैं, ठीक है, चिलिंग के, और 30 मिनट्स आफ्टर हीटिंग हम चिलिंग कर देते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम डिले नहीं करते, ठीक है। 90 मिनट्स टाइम होता है, ठीक है। और ज़ीरो ज़ीरो से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना वो हम इसमें इसमें लो टेम्परेचर हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। इसमें और फ्रीजिंग वाले में फ़र्क ये है कि इसमें टेम्परेचर जो है वो हम ज़ीरो से ऊपर ही रखते हैं। जो फ्रीजिंग वाला है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर हम -18 से -30 तक ले जाते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन शाबाश। तैयबा वान ने पूछा जी, सर क्रिस्टल छोटे होते हैं तो भी तो अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं तो क्रिस्टल साइज अगर छोटा है तो वो किसी ना किसी एक्सटेंट तो वो टेक्सचर को जी कुछ हद तक तो उसको कर सकता है अफेक्ट, कुछ हद तक तो अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो इतना होता है कि वो मिनिमल होता है,
ठीक है, उसको आप कर लेते हैं, इंड्योर कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी को इतना ज़्यादा वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। दूसरा क्या पूछा जी? सर लास्ट टेक्नोलॉजी का क्या नाम है जी? सॉस वाइट टेक्नोलॉजी, SOUSVIDE, सॉस वाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा लिए जी। अच्छा जी, चलिए मैं आपको एक दो तीन इंटरेस्टिंग सी बातें सुनाता हूँ। दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे वाल्केनो और समुंदर जो है वो मौजूद होते हैं एक जगह पे। यूरोप के अंदर सबसे बड़ा जो वाल्केनो है वो है एतना माउंटेन। एतना माउंटेन ये कतानिया के अंदर मौजूद है। कतानिया जो है वो इटली के सिसिली प्रोविंस का आगे सिटी है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा सिसिलियन माफिया। ठीक है, सिसिलियन माफिया एक्चुअली सिसिली का सिसिली जो है वो इटली का पार्ट है। ठीक है, तो सिसिली के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो करप्ट लोग होते थे, तो उनको हम कहते थे सिसिलियन माफिया। ठीक है, तो वहाँ पे ये माउंटेन मौजूद है। यूरोप का सबसे बड़ा ये माउंटेन है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें इस सिटी की दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आप इधर बैठे बैठे देख लें कि हम्म, मुझे आई थिंक कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये जी जो ब्रिटानिया सिटी है उसके दरमियान में एक जगह बनी होती है, उसको पियाज़ा बोलते हैं, जहाँ पे लोग शाम को आते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। और वहाँ पे इस तरह के स्टैचूज लगे होते हैं। ठीक है, ये भी कुछ चर्चेज हैं। ठीक है, ये है जी कतानिया सिटी बेसिकली। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने भी रिसर्च किया। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ जी, ये जितना भी यूरोप है, किसी ने कुछ पूछा है जी? नॉट शोइंग सर। सबको स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र आ रहा है जी? स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपके साथ? नहीं हो रही। मैं दोबारा करता हूँ जी। जी टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है, लेकिन जल्दी जल्दी हम ज़रा ना मैं आपको दिखा दूँ ताकि। और ये अब नज़र आ रहा है जी? हाँ, मेरा कल नज़र आ रहा है जी। तो ये जी शुरू से देख लेंगे। ये है जी पियाज़ा इसको बोलते हैं। जिस तरह हमारे शहरों में चौक होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पियाज़ा बने होते हैं, चौक बने होते हैं जहाँ पे शाम को लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे इस तरह के स्टैचूज़ वगैरह जो है वो लगे होते हैं। ठीक है, और ये भी ये सेंट्रल स्क्वायर है वहाँ पे सिटी का। ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी है जी जहाँ पे ये कतानिया की यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी है सिसली की। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया। ठीक है, और ये जो मशहूर इसलिए फेमस इसलिए है कि यहाँ पे चर्चेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट जो चर्चेज हैं ये इस सिटी में मौजूद हैं। ठीक है, तो यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी पहले के। ठीक है, इसलिए ये जो इलाका है ये फेमस है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। उसमें आज हमने फ्रीजिंग के डिफरेंट
जो साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े, उसके बाद मिनिमल थर्मल प्रोसेसिंग से रिलेटेड हमने एक दो टॉपिक पढ़ा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको इटली के एक जो है इलाके की सैर भी करवा दी, ठीक है। 25 लोग अभी मौजूद हैं, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि ये 25 या 26 ही होते हैं हर दफ़ा, हालांकि अटेंडेंस के अंदर जो है ना वो 35 शो हो रहे हैं और हर दफ़ा 25 ही होते हैं। ये 10 लोग पता नहीं कौन से हैं जो एबसेंट हैं कंटिन्यूसली। जो भी हैं इनको स्पेशली मेरा पैगाम दे दें, ठीक है, कि ये कैसे बिल्ली के बच्चे की तरह। ओए ओए, ये माइक बंद करो, बिल्ली के बच्चे की तरह, ठीक है। ये अमानुल्लाह साबर, आपका माइक। अच्छा जी, अटेंडेंस नहीं लगानी। अटेंडेंस जो जो मौजूद हैं ये अपना एजी नंबर जो है ना ये चैट में लिख दें, ठीक है। जो नहीं लिखेगा उसकी अटेंडेंस नहीं होगी। चैट के अंदर अपना एजी नंबर लिख दें, ये रोल नंबर लिख दें जो भी है आपका, ठीक है। अमानुल्लाह साबर का आ गया जी। बाकी भी शाबाश अपना जो है ना वो लिख दें रोल नंबर। जिनका रोल नंबर चैट में मौजूद होगा सिर्फ उनकी अटेंडेंस होगी, इसके अलावा किसी की अटेंडेंस नहीं होगी। शाबाश शाबाश। अक्सा खलील का भी आ गया, ईमान असलम तैयबा वान का भी आ गया, ठीक है जी। शहबाज इस्लाम का भी आ गया। आई होप सो कि आप लोग सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर वाले भी आपके खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम अगस्त में मिल रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो पेपर्स की तैयारी भी करते रहें, आपके नोट सारे के सारे अपलोड कर दिए मैंने, ठीक है। और प्रैक्टिकल की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, ठीक है, उसको भी साथ साथ देखते रहें, ठीक है। जो वेडनेसडे वाली क्लास होती है उसमें कोई ना कोई प्रैक्टिकल जो है वो अपलोड ज़रूर होता है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स में उनको भी देखें, ठीक है। और जो लोग क्लास नहीं ले रहे, कंटिन्यूसली एब्सेंट है, उनको भी स्पेशली जी ओपन हो रही है मिर्ज़ा मैर, एक्सपेक्टेड है जी इंशाल्लाह ताला कि अगस्त में यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी। मुझे तो लगता है कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो उधर ही होने हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी जाके। हो सकता है फाइनल के साथ मेट इकट्ठा कर दें। जी, और कोई अटेंडेंस वाला रह तो नहीं गया जी? अटेंडेंस वाला कोई बंदा रह गया है तो वो अपनी अटेंडेंस पूरी कर ले। अभी तक कितने लोगों की अटेंडेंस आई है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जो लोग कंटिन्यूसली एबसेंट हैं उनको भी कह दें कि यार अपना नुकसान ना करें, ठीक है। ये शहबाज इस्लाम सिर्फ अपना लिखना है, हाफिज नसीम का भी लिख रहे हो। हाफिज नसीम कंटिन्यूसली एबसेंट है, सिर्फ अपना एजी नंबर, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, या जो भी रोल नंबर है आपका ये। अच्छा जी, नसीम रज़ा का आ गया। ये नसीम रज़ा और हाफिज नसीम दो डिफरेंट है, एक ही है? सर मैं हाजिर था। अच्छा, ठीक हो गया। ये आपका शहबाज इस्लाम लिख रहा है ना, आपके अटेंडेंस लगा रहा है, मैंने कहा खैर हो। ये हमारा जो आज तक हमने ऑनलाइन लेक्चर जितने कंप्लीट हुए हैं इसका सारा जो कोर्स है वो आपके चैप्टर नंबर 5 लिखा होगा, ठीक है। जहाँ पे नोट्स अपलोड किए तो उसके अंदर सारा जो है ना वो आपके सारे नोट्स जो है ना वो मौजूद हैं, ठीक है। चैप्टर 5 के अंदर एक दफ़ा उसको रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है सारा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।